अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो सियासत का तापमान भी बढ़ गया। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम भक्त आस्था के भवसागर में डुबकी लगाते नजर आए। बीजेपी रामधुन में रमी दिखाई दी तो कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ किया। यही नहीं बल्कि कांग्रेस ने मंदिर का जो श्रेय है वो पूर्व पीएम राजीव गांधी को दिया है। तो कैसे राजनीति गरमाई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी का दिन अयोध्या नगरी के साथ देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक क्षण बन गया। यजमान नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। बारह बजकर 5 से शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ करीब 1 घंटे तक चली। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राम जी से क्षमा मांगी, न्यायपालिका को शुक्रिया कहा, मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों और कार सेवकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। साथ ही ये भी संदेश दिया कि राम आग नहीं ऊर्जा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अयोध्या राममय माहौल से सराबोर थी। बीजेपी जगह जगह आयोजनों के जरिए रामधुन में रमी थी तो न्योता ठुकरा चुकी कांग्रेस भी भगवा रंग में डूबी थी। पीसीसी कार्यालय में राजीव के मन में राम के पोस्टर नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया। कमलनाथ ने ट्वीट में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बधाई तो दी, बीजेपी पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने राम मंदिर का क्रेडिट पूर्व पीएम राजीव गांधी को दिया तो बीजेपी पहले की तरह कांग्रेस पर तंज कस रही है। जो 500 साल के संघर्ष के बाद आज पूरा देश यह उत्साह देख रहा है, उसके ताले राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। अब वो ठीक है कि राजीव गांधी जी ने राजनीति नहीं की और लोग लोकसभा जीतने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उनका धर्म मुबारक हो। हम अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। मुझे लगता है कि बहुत संकीर्ण विचारधारा से काम करने वाले लोग हैं। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, आपको सूचना दी गई, आप जाते ना, आपने खुद इसको अस्वीकार करके भगवान राम के प्रति, आयोजकों के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। आपको रहना चाहिए था। जाहिर है 2024 में राम ही राजनीतिक नैया पार लगाएंगे। बीजेपी खुलकर तो कांग्रेस इसे निजी आस्था का विषय बताते हुए राम नाम जप रही है। राजीव गांधी को क्रेडिट देकर कांग्रेस 24 के नतीजे कैश कर पाएगी या फिर राम नाम की तरह बीजेपी हावी नजर आएगी, ये 2024 के नतीजे बताएंगे। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। पीएम मोदी के संबोधन में माता शबरी का जिक्र और छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय का शिवरी नारायण मंदिर पहुंचना, यह महज इत्तेफाक नहीं था। इसे राजनीतिक गलियारों में 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आदिवासी वोटर्स को साधने में बीजेपी की कवायद साफ तौर पर नजर भी आ रही है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। मां सबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या से नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में राम मंदिर को लेकर आस्था का जो सैलाब नजर आया, उससे 24 का नैरेटिव भी क्लियर हो गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने माता शबरी को याद किया, जिसमें गौर करने वाला शब्द आदिवासी था। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार।
अयोध्या से पीएम मोदी ने माता शबरी को याद किया तो राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। मां कौशल्या मंदिर से लेकर प्रदेश का कोना कोना राममय हो गया। सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में मां शबरी के मंदिर पहुंचे। मां शबरी को छत्तीसगढ़ का गौरव बताया तो प्रभारी ओम माथुर ने राम और वनवासियों का आतिथ्य से जुड़ाव बताया। ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आज सौभाग्य कि जहां हमने कार्यक्रम में हन सबरी माता के ये पवित्र धाम ओकर जिक्र आज हमारे प्रधानमंत्री अपन वक्तव्य में भी करीन है। हमारे लिए बड़े ही एक गौरव की बात है। अगर राम के 14 वर्ष का इतिहास देखो, अरे राम तो चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार थे। अपने 14 वर्ष के इतिहास में उसने किसी भी राजा का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रभु राम ने राजाओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साधारण गांव के जो हमारे अछूत कहे जाने लोग थे, जो साधारण वनवासी लोग थे, जो साधारण नाविक लोग थे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। इसलिए भगवान राम राम बन गए। ये हमारे देश की संस्कृति थी। 2024 में राम मंदिर और आदिवासी वर्ग को जोड़कर बीजेपी बड़ा वोट बैंक साध सकती है। तमाम बयान और तस्वीरें तो कम से कम यही बयां करती हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शबरी और राम के फैक्टर से आदिवासी वोटर को साधने में जुटी है, तो इधर कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। हर जगह तो फेल हुए, हज के खाते में 15 लाख आना, अच्छे दिन आना, तो इन सारे विषयों पर चुनाव होगा। भगवान राम को अयोध्या में विराजमान होना ही था, ये शाश्वत सत्य है। इससे किसने इनकार किया है? कोर्ट के निर्णय से भगवान राम की मर्जी से संपन्न हुआ है। इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी। उन्हें जवाब देना होगा जो वादा किया था उसका। ये मुगालता है, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। आने वाले लोकसभा का जो परिणाम होगा विधानसभा चुनाव से इतर आने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सरगुजा और बस्तर से भरपूर साथ मिला। अब 2024 में आदिवासी वर्ग 11 की 11 सीटें जिताने में बीजेपी का साथ देता है, या इस बार कांग्रेस पुराना इतिहास बदलते हुए ज्यादा सीटें जीतती है, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरा देश राममय नजर आया। राम मंदिर पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र रहा है और सियासी मायनों में इस आयोजन को 2024 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के लिए आस्था दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए जीत के दावे भी कर रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में जो माहौल बना है वो बीजेपी के लिहाज से लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के शामिल ना होने से बीजेपी को खुलकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला है। इसको लेकर बयानबाजी भी खुलकर हुई। राम के सहारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने अयोध्या आने के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। कांग्रेस का ये फैसला लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना, जिसके बाद रविवार को जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। करे भी क्यों ना, सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने प्रभु राम को लेकर कई काम किए। अब जब अयोध्या में रामलला विराजित हो चुके हैं, 24 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाकर दोनों ही दल जीत हासिल करना चाहते हैं। है कि लोकसभा में 11 सीटें क्या बीजेपी एक भी सीटें नहीं जीत पाएगी। देखिए, भारत जनता का जो प्राण है वो भगवान राम है, और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम जहां रामलला का जन्म है वहां मंदिर बनाएंगे। राम की भावना और जनता की भावना के साथ भाजपा जुड़ी रही है, और आज आप माहौल देख रहे हैं। 11 में 11 सीटें जीतेंगे, और कांग्रेस ने उनका निमंत्रण ठुकराया है। वो भाजपा को नहीं ठुकराया, उन्होंने भगवान राम को ठुकराया है। देखिए अब क्या होगा कांग्रेस का। हर जगह तो फेल हुए, हज के खाते में 15 लाख आना, अच्छे दिन आना, तो इन सारे विषयों पर चुनाव होगा। भगवान राम को अयोध्या में विराजमान होना ही था, ये शाश्वत सत्य है। इससे किसने इनकार किया है?
कोर्ट के निर्णय से भगवान राम की मर्जी से संपन्न हुआ है। इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी। उन्हें जवाब देना होगा जो वादा किया था उसका। ये मुगालता है, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। आने वाले लोकसभा का जो परिणाम होगा विधानसभा चुनाव से इतर आने वाला है। सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस लीडरशिप ने अयोध्या का न्योता ठुकराकर अपनी चिंता बढ़ा ली है। लोकसभा चुनाव में राम किसका बेड़ा पार लगाएंगे, ये तो 24 के नतीजे बताएंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अब अपनी कमर कस ली है। 29 की 29 सीटें जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाकर मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस भी बेहतर करने के इरादे से अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है। और दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है वो फोकस युवाओं पर है, क्योंकि पार्टियां जानती है कि जीत उसी की होगी जो युवाओं को साधेगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये पंक्तियां राजनीतिक फलक पर भी सटक बैठती हैं। यही वजह है कि मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टियों की नजर यूथ पर ही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यूथ को साधने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स ही हार और जीत तय करने का मादा रखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 39 लाख मतदाता, 18 से 29 साल के मतदाता 18,86,000, 18 से 39 वर्ष तक के मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 83 लाख। कुल मिलाकर करीब 52% युवा वोटर्स, 22 लाख से ज्यादा पहली बार के वोटर्स। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं के दिल से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरेगा। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए युवाओं पर ही फोकस कर रही है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवाओं को कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी युवाओं को लेकर किए जा रहे हैं। युवाओं को जोड़ने तैयार किए जा रहे युवा चेहरे, युवा चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति। लोकसभा चुनाव में युवाओं को दिए जाएंगे टिकट। युवाओं और वरिष्ठों के बीच होगा समन्वय। गांव-गांव, शहरों में युवाओं से संवाद करेगी पार्टी। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। बीजेपी को पता है कि 23 की जीत में युवाओं का बड़ा हाथ है, लिहाजा 23 जीतने के बाद से ही पार्टी 24 के लिए भी युवाओं को साधने में ही जुट गई है। पहली बार वोट करने वाले युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी यूथ विंग चलाएगी घर घर अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पंजीकरण शिविर। युवा मतदाता भारत के भाग्य विधाता कार्यक्रम। बीजेपी का कहना है कि युवा भारत का विचार है। युवा वहां जाएगा जहां राम के दर्शन होंगे, जहां तिरंगे और संस्कृति का सम्मान होगा, जो देश और संस्कृति को जोड़ने का काम करेगा। युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो पीढ़ी परिवर्तन के पक्षधर है। चुनाव में पार्टी नए चेहरों को जिम्मेदारी देगी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने सिर्फ युवाओं को ठगने का ही काम किया है। युवा भारत का विचार है। आज़ादी के जंग से लेकर आज दिनांक तक का भारत का इतिहास बताता है। युवा को जो संस्कृति भाएगी, जो सभ्यता भाएगी, वो अपने देश धर्म से जो जोड़ने का प्रयत्न करेगा, युवा वहां जाता है। युवा वहां जाएगा जहां उसको राम के दर्शन होंगे, और युवा वहां जाएगा जो भारत के तिरंगे को दुनिया में सम्मान दिलाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वह बात जरूर नए चेहरों की कर रही है, युवाओं की कर रही है, मगर युवाओं को ठगने वाली पार्टी भी तो यही है। 23 में युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया
तो अब कांग्रेस युवा नेतृत्व के सहारे बीजेपी के युवा वोटर्स में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन देखना होगा कि युवा 2024 में बीजेपी के साथ रहेगा या फिर कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीतिक तैयारियां अब तेज की जा रही है। और इसी बीच अब प्रदेश के सांसदों का जो पिछला कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या प्रदेश के नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व सही ढंग से किया है, ये सवाल भी सियासत को गरमा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की आंच तेज होने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच वोट मांगने की तैयारी में जुटेंगे। ऐसे में 11 लोकसभा सांसदों के परफॉर्मेंस और प्रदेश की बेहतरी के लिए संसद में सवाल उठाए, उनका जिक्र भी हो रहा है। किस सांसद ने कितने सवाल उठाए? सांसद अरुण साव की मौजूदगी 88% रही। बिलासपुर सांसद ने सबसे ज्यादा 372 प्रश्न उठाए। सबसे कम सवाल जांजगीर चांपा सांसद के रहे। गुहाराम अजगल्ले ने सिर्फ 4 सवाल पूछे। दुर्ग सांसद की उपस्थिति 86% रही। विजय बघेल ने संसद में 277 प्रश्न उठाए। रायपुर सांसद ने संसद में 153 सवाल उठाए। सुनील सोनी की उपस्थिति 96% रही। राजनांदगांव सांसद की 79% उपस्थिति रही। कोरबा सांसद की 72% उपस्थिति रही। ज्योत्सना महंत ने 116 सवाल उठाए। महासमुंद सांसद ने 128 सवाल उठाए। चुन्नीलाल साहू की उपस्थिति 88% रही। बीजेपी गोमती साय ने 108 सवाल उठाए। बस्तर सांसद ने 293 सवाल संसद में उठाए। दीपक बैच की उपस्थिति 96% रही। 11 सांसदों में सबसे ज्यादा कांकेर सांसद की उपस्थिति रही। मोहन मंडावी ने संसद में 101 सवाल उठाए। सांसदों के प्रश्न उठाने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हम जनता की आवाज उठाते रहे। बीजेपी सांसदों ने न प्रदेश की जनता की बात की और न ही उनके हक की बात की। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद कभी भी लोकसभा में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की बात, न ही छत्तीसगढ़ के हक की बात उन्होंने कभी नहीं की। सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए पूर्णतः साजिश के रूप में उन्होंने काम करते रहे। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरह से जिताया, उनके वो धर्म को उन्होंने बखूबी कभी भी नहीं निभाया। माननीय दीपक बैच जी, आपके वो 3 राज्यसभा सांसद कहाँ हैं जिन्हें जनता ढूंढ रही है? अरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उन्हें नोटिस भेजिए कि 2 दिन के अंदर अगर छत्तीसगढ़ नहीं आए तो आपको राज्यसभा से निष्कासित किया जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस के पास कोटा था तो किसी को भी बना दो छत्तीसगढ़ से? वो ध्यान नहीं दे रहे। तो आप अपने सांसदों की चिंता करो, जो बेहद जरूरी है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से मैदान में जुटी है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सांसदों की परफॉर्मेंस का असर चुनावी नतीजों में कितना देखने को मिलता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।